करता हूँ उसको। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली अगर कोई हमारे पास एक फंक्शन है, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कंटिन्यूस है ए टू बी में, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव इसका जी एक्स है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू जी एक्स, लेकिन ए टू बी ऐसे लिमिट रखेंगे दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेंड एट बी माइनस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेंड एट ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये ऊपर लिखा हुआ है बी, ये अपर लिमिट आएगा, जो नीचे आएगा उसे लोअर लिमिट। ये जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे इंटीग्रेंड बोलेंगे और उस पूरे को इंटीग्रल बोलेंगे। छोटे छोटे एग्जांपल आपको दिए हैं, इंटीग्रेशन 2 to 4 x dx, इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 by x dx, 0 से पाई बाय 2 साइन x, 0 से पाई बाय 2 cos x। देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। इस तरह से आपके पास ये अलग अलग फंक्शंस में सिंपल एलिमेंट्री फंक्शंस दिए, जिसमें सब लोग सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे लिमिट रखते हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं कि मान लीजिए फंक्शन कंटिन्यूस था, ठीक है, आपने इंटीग्रेशन करा एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई, एंटी डेरिवेटिव आया जी एक्स। अब वो लिमिट आपने रखी क्या, ए से बी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कभी आप बी रखो तो जी डिफाइन ना हो, या ए रखो तो जी डिफाइन ना हो। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर डिफाइन हो रहा है तो हम इसे जी बी माइनस जी ए लिख देते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि ए या बी पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू से भी काम चला सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस जी एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ जी एक्स, ऐसे भी काम चला सकते हैं। ये कब, लिमिटिंग वैल्यू से, कब, जब उस पॉइंट पे फंक्शन कभी अगर जी एक्स डिफाइन नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ओके, दूसरी चीज कि ये जो होगा इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है ना, रख दो बगैर फैलाए। हाँ, पानी ला के दे। ओके, तो ज्योमेट्रिकली ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स द एरिया, द algebraic sum of area bounded by y equals to fx and x axis between x equals to a and x equals to b। मतलब मान लीजिए इस तरह से कोई कर्व हमें दे रखा था। ठीक है, ये a था और ये b था, ये कर्व था y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये एरिया तो देता है, सम ऑफ एरिया, लेकिन एल्जेब्रिक सम देता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या कि मान लो ये वाला जो एरिया था वो a1 था, ये वाला एरिया a3 था और ये वाला एरिया a2 था। तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स जो होगा, अब देखो अगर मैं तुम्हें व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, तो एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस वो कितना आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, मतलब मान लो इसका एरिया क्या था, 2 था, इसका एरिया 1 था, इसका एरिया 3 था। तो ये एरिया कितना होगा, 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 3 6। लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम। कैसे,
ऊपर जो ऊपर है वो 2, जो नीचे वाला है वो माइनस करना पड़ेगा +3, मतलब ये वैल्यू जो आएगी 4 आएगी। तो देख रहे हो कि इस केस में ये एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो एरिया बाउंडेड उसके बराबर नहीं आता। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो एरिया एक्सिस के नीचे बनता है उसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, कभी ग्राफ एक्सिस के नीचे है और उस पार्ट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा वो हम थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली ये एल्जेब्रिक्स समझ में आया? एरिया बाउंडेड और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अंतर क्यों है? ठीक है, ये सबको समझ में आया कि एरिया बाउंडेड में सारे एरिया को हम लोग जो ऊपर हो चाहे नीचे हो उसका मॉड लेके ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये करेंगे। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, एक छोटा मोटा कैलकुलेशन में आपको मैं देता हूँ, वो आप लोग करिए तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे 3 छोटे छोटे इंटीग्रेशन निकाल के दिखाइए। 0 से लेके पाई साइन एक्स डी एक्स, पाई से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, और 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ये मुझे निकाल के बताओ, एल्जेब्रिकली इनकी वैल्यू बताओ क्या आएंगी। जीरो से पाई क्या देगा? ये वाला। पाई से 2 पाई ये वाला, और ये जो देगा वो आपको फिर निकालना, कॉम्प्रिहेंड करेंगे। बताओ इनकी वैल्यूज क्या क्या आने वाली हैं, फटाफट इनकी वैल्यूज बताओ। कि अगर मान लीजिए कैसे फंक्शन दे रखा है, तो इंटीग्रेशन a टू b रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड। तो एरिया बाउंडेड अगर जब हम बात करेंगे तो हमने ये a से b के रीजन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, और हर पार्ट की विड्थ कितनी हो गई? h हो गई। ठीक है, ये देख रहे हो, ये h इसकी विड्थ हो गई। अब यहाँ पे सिग्मा r की वैल्यू 0 से n-1, मतलब यहाँ पे अब क्या करा कि हमने हर विड्थ पे ऐसे क्या बनाए? रेक्टेंगल बनाए। तो अगर मैं रेक्टेंगल ऐसे लिखता हूँ, रेक्टेंगल्स का एरिया ऐसे इवेलुएट करता हूँ, तो ये वाला सम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बस r 0 से n-1 जाएगा। जो डिफरेंस है वो क्या है? r 0 से लेके n-1 है। और यहाँ पे हम जो इवेलुएट कर रहे हैं वहां पे r की वैल्यू 1 से लेके n है। बाकी ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? जो यहाँ आ रहा है वही एक्सप्रेशन यहाँ भी आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। समझे? तो लेकिन ये अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये वाला जो सिग्मा होगा वो इस एरिया से बड़ा आएगा, और ये ए सिग्मा होगा वो एरिया से छोटा आएगा। तो और यही फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो ऑर्डर उल्टा होता। लेकिन अंडर द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये जो विड्थ होगी कम होगी, तो जो एरिया हम लोग कम या ज्यादा हो रहे थे वो जीरो होने लग जाएगा। तो जितना जितना n बढ़ाएंगे हम, उतना उतना ये जो सम होगा वो a नॉट की तरफ टेंड करेगा। दोनों के दोनों ही किधर टेंड करेंगे? a नॉट की तरफ ही टेंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो जब हम, इसका मतलब मैं किसी इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx को मैं एक सम ऑफ ए लिमिट के, लिमिट ऑफ ए सम का के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से, आइदर दिस और दिस, दोनों जगह से। ठीक है, दोनों के दोनों इसी वैल्यू की तरफ क्या कर रहे हैं? टेंड कर रहे हैं। तो जब मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके हेल्प से निकालता हूं तब उसे बोलते हैं फाइंडिंग द इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एब इनिशियो। ठीक है, ओके। चलो तो, और उसका मैंने आपको एग्जांपल लेके दिया e की पावर x वाला। मैंने उसको सिग्मा a टू b f(x) dx को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल्स टू 1 टू f ऑफ a प्लस r h इनटू h लिखा, जहां पे h b माइनस a बाय n। तो बताओ a कौन है? 0, b कौन है? 1। तो 1 माइनस 0 बाय n इज h, तो nh की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देख रहा है यहाँ पे, जब सिग्मा को ओपन करता हूं लेकिन जीपी बन रही है, जीपी का सम करा ये बना, लेकिन एनएच की वैल्यू 1 है तो वो रख दी।
तो NH इक्वल्स टू 1 को यूज करोगे यहाँ पे तो आपका पूरा फंक्शन या तो n में या h में कन्वर्ट हो जाएगा। h में कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये कितना आता है 1, और e की पावर h जो रहेगा h टेंड टू 0 पे e की पावर 0 कितना हो गया 1, तो बचेगा कितना e की पावर 0, तो ये बचेगा, ठीक है, इसे कितना बचेगा। क्लियर सबको यहाँ तक? एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरीके का, करके बताओ, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है ना। सबको पता है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 fx dx, fx भी बोल देता हूं, x dx, 0 से लेके 2 x dx जो है ये निकालना है, लेकिन किससे निकालना है? फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 a टू b fx dx इज इक्वल टू gx a टू b, तो फाइनल आंसर gb माइनस g आ रहा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो a टू b fx dx वही होगा जो a टू b ft, मतलब अंदर वाले वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह से a टू b fx dx अगर ये इवेल्युएट करते हैं तो ये gb माइनस g आएगा, लेकिन b टू a करेंगे तो क्या आएगा? ga माइनस gb आएगा ये। तो मतलब देख रहे हो कि इससे ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब एक की वैल्यू अगर आई आ रही थी तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी? माइनस आई। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कल हम लोग इस बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज, सलामत थैंक यू रहिए, सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।